नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। और जितने भी नए व्यूअर्स चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके थे तवांग, शी योमी, वेस्ट कामेंग या पापुम पारे। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, शी योमी। आज का पहला क्वेश्चन, असम राइफल्स ने किस संस्था के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु MOU साइन किया है। Assam Rifles signed an MOU with which institute to boost drone technology? ऑप्शंस हैं आपके IIT गुवाहाटी, IIIT मणिपुर, DRDO, NIT इम्फाल। तो असम राइफल्स ने भी हाल ही में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए IIIT मणिपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। असम राइफल्स ने IIIT मणिपुर मंत्री पुखरी के साथ रक्षा में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु MOU साइन किया। उद्देश्य क्या है, तो सर्वेलेंस, रिकॉनाइजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एडवांस ड्रोन सिस्टम विकसित करना। समझौते के तहत एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ जिसमें DGCA सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी शामिल है और करीब 80 प्रतिभागी असम राइफल्स के पर्सनल प्लस IIIT फैकल्टी ने पहले सत्र में भाग लिया, जिससे डिफेंस एकेडमिया पार्टनरशिप और मजबूत हुई। अगला सवाल, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री जिन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की वे कौन हैं। क्वेश्चन आपसे सीधा सा पूछ रहा है कि अभी हाल ही में PM मोदी के साथ चीन के विदेश मंत्री मुलाकात किए थे। आपको चीन के विदेश मंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके वांग यी, क्वीन गांग, यांग जेची या ली क्यांग। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वांग यी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश व SCO शिखर सम्मेलन का निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक बताया और समाधान हेतु भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कजान 2024 में शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक के बाद के संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी शामिल है। और PM मोदी ने SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन में शामिल होने की सहमति दी और कहा कि स्थिर व रचनात्मक भारत चीन संबंध क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान देंगे। अगला सवाल, हाल ही में इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार घोषित किया है। Who has been announced as the vice presidential candidate from the India bloc? ऑप्शन हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, B सुदर्शन रेड्डी, कपिल सिब्बल या फिर गुलाम नबी आजाद। तो इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार अपनी साइड से घोषित किया है उनका नाम है B सुदर्शन रेड्डी। अगर आपको याद हो तो कल के क्लासेस में हमने बताया था कि NDA जो है यानी कि जिसमें BJP और अन्य दल हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। उनका नाम था CP राधाकृष्णन, ठीक है। और आज इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, उनका नाम है B सुदर्शन रेड्डी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज B सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें सभी विपक्षी दलों की सहमति शामिल रही। खड़गे ने कहा कि यह चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है और इसी कारण विपक्ष ने मिलकर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया। श्री रेड्डी इस माह की 21 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसे लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन ने समर्थन भी जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। who has been unanimously appointed as director of Tata Sons recently? ऑप्शंस हैं आपके रतन टाटा,
एन चंद्रशेखरन, वेणु श्रीनिवासन या फिर नोएल एन टाटा। तो टाटा सन्स के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में नोएल एन टाटा जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ये है नोएल एन टाटा। टाटा सन्स की 2025 की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों ने नोएल एन टाटा को निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। रतन टाटा जी के निधन के बाद यह नियुक्ति समूह के नेतृत्व में एक नया अध्याय माना जा रहा है, जिसे सभी बड़े व छोटे शेयर धारकों ने समर्थन दिया। नोएल टाटा पहले से ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और उनकी औपचारिक नियुक्ति टाटा सन्स के बोर्ड में नेतृत्व की निरंतरता को मजबूत करती है। एजीएम में सभी 6 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए, जिसमें वीनू श्रीनिवासन का पुनर्नियुक्ति भी शामिल रही। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां विकसित करने की मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा रहेगा क्योंकि ग्रीनफील्ड से रिलेटेड है और हवाई अड्डा है। Recently, central government approved the development of a greenfield airport at the cost of ₹1,507 crores in which city? ऑप्शन है आपके कोटा, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जो कि कहाँ बनेगा, कोटा बूंदी में बनेगा, इसको मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। याद रहे ये राजस्थान में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल फॉर कोटा बूंदी एयरपोर्ट। नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज और ट्रैवलर्स के लिए रहेगा। टर्मिनल लगभग 1000 पीक आवर पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। ऊपर से 20,000 स्क्वायर मीटर में ये बना होगा और इसकी कैपेसिटी, एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन पैसेंजर्स की होगी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों की समिति ने कोटा बूंदी राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को 1507 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी। यह हवाई अड्डा 440.06 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा और 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन एक साथ 1,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। परियोजना में 3200 मीटर लंबा रनवे, 7 पार्किंग बे, 2 टैक्सी वे, एटीसी टावर और फायर स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी और शैक्षिक कोचिंग हब माना जाता है, इसलिए यह हवाई अड्डा क्षेत्रीय विकास और यात्री यातायात वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल, अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं हुई है? ध्यान रखिएगा, अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला की बात कर रहा है। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द अन्न चक्र सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड? किस राज्य में नहीं लागू किया गया है? ऑप्शन है आपके नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या गोवा। तो अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला जो एक अनुकूलन तकनीक है, आपका मणिपुर में ये लागू नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार ने पीडीएस में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है, जिससे खाद्यान्न वितरण अधिक पारदर्शी और कुशल हो गया है। यह तकनीक 31 में से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। केवल मणिपुर में अभी तक यह तकनीक लागू नहीं हुई। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट के तहत किस राज्य में सर्वाधिक सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है? अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 के तहत अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य उत्तरी सीमा से लगे गांवों को व्यापक विकास करना भी था। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के कुल 662 गांव चुने गए। इनमें सबसे ज्यादा 455 गांव आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि लद्दाख से 35 गांव शामिल हैं।
इसके तहत पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और टेलीकॉम जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the Miss Universe India 2025 title? ऑप्शन है आपके, हरनाज संधू, मनिका विश्वकर्मा, लारा दत्ता या सुष्मिता सेन। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा जी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। इस ताज के बाद वे भारत का प्रतिनिधित्व थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी। मनिका ने पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता था और इस मंच से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। भारत का मिस यूनिवर्स में गौरवशाली इतिहास है। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज संधू 2021 में। इन तीनों ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभा सार नामक AI टूल का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? रिसेंटली द AI टूल सभा सार हैज बीन लॉन्च फॉर विच पर्पस? ऑप्शन है आपके, ग्राम सभा डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल एजुकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस या रूरल हेल्थ मॉनिटरिंग। तो सभा सार नामक जो AI टूल है ना, इसका शुभारंभ किया गया है ग्राम सभा के दस्तावेजों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सरकार ने सभा सार नामक AI टूल लॉन्च किया जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की कार्य प्रणाली की और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जा सके। यह टूल ग्राम सभा बैठकों की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को संरचित मिनट्स में बदल देता है, यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में, जिससे सभी राज्यों में एक रूपता आती है। भाषणी प्लेटफॉर्म पर आधारित यह सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन व अनुवाद की सुविधा देता है। इस टूल के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को तुरंत सारांश उपलब्ध होगा, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हाल ही में मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करी है। पूछ रहा है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन है आपके, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, फॉरेन पॉलिसी रिव्यू या क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो अभी मोदी जी ने हाल ही में जो अध्यक्षता की है ना, जिसमें उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य था नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, यानी कि अगली पीढ़ी की जो सुधार है उसको देखते हुए ये मीटिंग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के रोड मैप की समीक्षा की गई है। बैठक का फोकस ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी यानी कि सामूहिक समृद्धि पर रहा है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को गवर्नेंस सरल बनाने, आर्थिक विकास तेज करने और नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने की योजनाओं पर जानकारी दी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माफ करिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित रहे। तो ये थे आज के टोटल टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी यूजफुल हो, वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें। नए व्यूवर्स आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है आपके, RN रवि, अजय कुमार भल्ला, CP राधाकृष्णन या अनुसुईया उइके। तो करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। फिर आते हैं आज के क्वेश्चन मोटिवेशन पे। नेल्सन मंडेला जी की एक लाइन है कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। चीजें जो है ना तब तक इम्पॉसिबल लगती हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए होप ना छोड़ें, अपना उम्मीद ना छोड़ें, करते रहिए। जब तक नहीं हो रहा है तभी तक लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन सभी पॉसिबल चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो
एक बार फिर से याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।